मेरा नाम आरती शर्मा है और मेरी आयु 27 साल है। मेरा जन्म एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ। आज से 11 साल पहले मेरी शादी संजय त्यागी से हुई थी। उस समय वे मुझसे 10-12 साल बड़े थे, पर उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी गरिमा थी कि उम्र का फर्क महसूस नहीं होता था। मैं रूप रंग में साधारण से बेहतर थी, जबकि संजय मुझसे कहीं ज्यादा आकर्षक और शक्तिशाली पुरुष थे। उनकी आयु मुझसे अधिक लगती थी, लेकिन उनका प्रभावशाली अंदाज उन पर बहुत जंचता था। संजय एक सरकारी अफसर हैं और उनकी पोस्टिंग हमेशा से दिल्ली में रही। हमारे घर में 3 नन्हे फरिश्ते हैं, जो हमारे जीवन का केंद्र हैं। शादी के 2 साल बाद जब मैं पहली बार मां बनी, तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन इस खुशी की कीमत मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी की तन्हाई से चुकानी पड़ी। संजय मुझसे हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलने आते थे, और यह भी धीरे धीरे कम होता गया। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए और फिर वे मेरे करीब आने से भी कतराने लगे। आखिर 9 महीने बाद मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के 1.5 महीने बाद संजय फिर से मेरे साथ रहने लगे, पर उनकी तरफ से वह गर्मजोशी और अपनापन गायब हो चुका था। मैं इस कमी को बहुत महसूस करती थी, मगर होंठ सिले रखती थी। समय का पहिया चलता रहा और हमारे घर में 2 और बच्चों का आगमन हुआ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, हमारे बीच दूरियां बढ़ती गईं और मैं घर में घुटन और बेचैनी महसूस करने लगी। हमारी शादी को 9 साल हो गए थे, पर वह मुझे अकेला छोड़कर अपनी अलग दुनिया में खोए रहते थे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। इस तन्हाई और उनकी बेरुखी ने मुझे मानसिक तनाव में डाल दिया। मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। एक शाम संजय घर आए तो बहुत परेशान थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका तबादला मुंबई हो गया है। यह सुनकर मेरी चिंता और बढ़ गई कि पहले तो वह महीने में एक बार ही सही मेरे साथ होते थे और उनका साथ ही मुझे सुकून देता था। अब जब वे मुंबई चले जाएंगे, तो मेरी तन्हाई और भी गहरी हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद वह हम सबको छोड़कर मुंबई चले गए, मगर अगले ही महीने वह फिर दिल्ली आए और मुझे बच्चों सहित मुंबई ले आए। यहाँ उन्होंने एक अच्छा सा फ्लैट किराए पर लिया और बच्चों को एक बेहतरीन सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। एक दिन संजय ने कहा, आरती, आज तैयार रहना, हमें शाम को मेरे एक साथी की शादी में जाना है। ये मेरे लिए हैरत की बात थी, क्योंकि इससे पहले मैं परिवार के लोगों के अलावा किसी भी गैर औपचारिक समारोह में नहीं गई थी। मैंने खामोशी से उनकी बात मान ली और तैयार हो गई। हम बच्चों को घर पर ही छोड़कर ऑटो रिक्शा से वर्ली के एक खूबसूरत होटल में पहुंचे। हॉल में स्त्री और पुरुष एक साथ बैठे थे। हॉल के दरवाजे पर संजय ने अपने दोस्त और उनके परिवार से मेरा परिचय करवाया और हम एक अलग मेज पर बैठ गए। खाना खाते हुए एक व्यक्ति अचानक बिना इजाजत हमारी मेज पर आकर बैठ गया। उसकी यह बेतकल्लुफी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह व्यक्ति आते ही संजय से बड़े दोस्ताना अंदाज में बातें करने लगा। मैंने खाना छोड़ दिया और अपने चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढक लिया। बातों बातों में संजय ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, आरती, ये मेरे बॉस शेखर देसाई हैं। शेखर तुरंत बोले, मैं इनका बॉस नहीं हूं। संजय जी, ये तो छोटी सी बात को पहाड़ बना देते हैं। वह व्यक्ति अब भी मुझे गौर से देख रहा था। मैं अब भी नजरें झुकाए खामोश बैठी थी। इसके बाद वह व्यक्ति संजय से बातें करता रहा और 10-15 मिनट बाद उठकर चला गया। आखिरकार समारोह समाप्त हुआ और हम मेजबानों से इजाजत लेकर बाहर निकल आए और सड़क पर रिक्शा का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में एक कार हमारे पास आकर रुकी। उसमें शेखर ही बैठे थे। उन्होंने कहा, संजय जी, कहाँ जाना है? संजय ने कहा, सर, हमें चेंबूर की तरफ जाना है। उस व्यक्ति ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, आइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। संजय ने पहले तो इनकार करते हुए कहा, नहीं सर, आप क्यों तकलीफन कर रहे हैं? हम रिक्शा से चले जाएंगे। मगर उस व्यक्ति ने कहा, तकलीफ कैसी, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। संजय ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं हिचकिचाते हुए गाड़ी में बैठ गई और संजय अगली सीट पर बैठ गए। रास्ते में संजय और शेखर दोनों बातों में व्यस्त रहे, जबकि मैं उनकी बातों से बेपरवाह बाहर का नजारा देख रही थी। चेंबूर पहुंचकर उस व्यक्ति ने हमें उतार दिया और जाते हुए संजय से कहने लगा, संजय जी, कभी भाभी को लेकर हमारे घर भी आइए। संजय ने कहा, ठीक है, मगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, इसी गली में हमारा घर है, चाय पीकर जाइए। मगर वह उनकी बात अनसुनी करके चला गया। घर आकर मैंने संजय से कहा,
क्या जरूरत थी मुझे इस समारोह में ले जाने की? और फिर अब एक अजनबी के साथ गाड़ी में बिठा दिया। संजय ने कहा। वह अजनबी नहीं था, वह मेरा बॉस था। इस समारोह में सब लोग अपने परिवार के साथ आए हुए थे और मेरे दोस्त ने मुझे भी परिवार के साथ आने को कहा था। मैं अकेला जाता तो सब मुझसे नाराज होते। कुछ दिन गुजरे। एक रात संजय देर से घर आए तो उनके साथ शेखर नामक व्यक्ति भी था। संजय उनके साथ बैठक में बैठ गए और मुझे चाय लाने को कहा। मैंने चाय तैयार की और बैठक के अंदरूनी दरवाजे से संजय को आवाज दी कि चाय ले लीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अंदर ही ले आओ। मुझे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं कभी भी किसी मेहमान की मौजूदगी में बैठक में नहीं गई थी। खैर, मैं उनके आदेश पर अपना दुपट्टा संभालकर चाय अंदर ले गई। मुझे महसूस हुआ कि शेखर मुझे लगातार घूर रहा था। मैं चाय रखकर तुरंत ही वापस आ गई। दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे। 10-15 मिनट बाद संजय मेहमान को विदा करके कमरे में आ गए। मैंने उनसे झुंझलाकर पूछा, आपने मुझे क्यों अंदर बुलाया था? वे कहने लगे, यह मुंबई है और अगर यहाँ हमें रहना है तो सभी लोगों की तरह ही रहना पड़ेगा, वरना सब लोग हमसे मिलना जुलना छोड़ देंगे। और हाँ, शेखर साहब मुझे अपने घर खाने की दावत दे गए हैं। बताओ, किस दिन चलें? मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना किसी शेखर के घर, लेकिन संजय ने खुद ही कहा कि अगले रविवार को चलेंगे और तुम भी मेरे साथ चलोगी? मैं खामोश रही। रविवार के दिन संजय ने सुबह 10 बजे कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें दोपहर का खाना शेखर साहब के यहाँ खाना है। मैंने इनकार किया तो कहने लगे, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं बेमन से कपड़े बदलकर उनके साथ चल दी। हम रिक्शा लेकर शेखर साहब के घर चले गए। वहां पहुंचे तो एक नौकर ने दरवाजा खोला और हमें एक कमरे में बिठाकर बताया कि शेखर साहब अभी घर पर नहीं हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद शेखर साहब भी घर आ गए और हमारे पास आकर बैठ गए। मैं ये बात नोट कर रही थी कि शेखर बार बार मेरी तरफ देखता और मुझे घूरता था। मैं खामोशी से बैठी रही। बातों बातों में शेखर ने कहा, भाभी, लगता है आप यहाँ सहज महसूस नहीं कर रही हैं। मैंने इनकार में सिर हिलाया तो वह कहने लगे, फिर आप अभी तक क्यों खामोश हैं? मेरे घर में कोई महिला नहीं है, इसलिए मुझे ही आपको साथ देना पड़ेगा। आप इसे अपना ही घर समझिए। अच्छा, आप बताइए, मुंबई आकर कैसा लग रहा है? मैंने बोला। पहले तो बहुत अकेला महसूस किया, लेकिन अब काफी हद तक आदत हो गई है। इस बार मेरी बजाय संजय ने जवाब दिया, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मजबूरी है, वरना मेरा बस चले तो 1 मिनट भी मुंबई में न ठहरूं। अब फिर शेखर ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, भाभी, क्या संजय आपको घूमने फिरने भी लेकर गए हैं? मैंने कहा, नहीं, मैंने खुद ही कभी उनसे नहीं कहा, और वैसे भी मेरी आदत ही ऐसी है कि कम ही घर से निकलती हूँ। शेखर मेरी तरफ देख रहा था और उसकी आंखें मुझे अब भी मेरे भीतर झांकती हुई महसूस होती थीं। वह बोला, लेकिन भाभी, यह मुंबई है, यहाँ के माहौल में ढलने के लिए यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। मैं फिर खामोश हो गई। खाने के बाद हम फिर उसी कमरे में आ बैठे जहां आकर संजय ने शेखर से कहा कि कभी हमारे घर भी आइए खाना खाने। उसने कहा, ठीक है, किसी दिन कार्यक्रम बनाएंगे। शेखर मुझे बार बार घूर रहा था। बातों बातों में शाम के 4 बज गए। अब संजय ने शेखर से इजाजत ली तो शेखर अंदर से 2 पैकेट उठाकर लाए और मुझे थमा दिया और कहा कि भाभी, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है, आज पहली बार मेरे घर आई हैं, और एक पैकेट संजय के हाथ में दे दिया। संजय ने पैकेट पकड़ते हुए कहा, सर, इसकी क्या जरूरत थी? शेखर बोला, नहीं यार, आप लोग पहली बार मेरे घर आए हो, फिर मालूम नहीं जिंदगी कहाँ ले जाए। इसके बाद शेखर हमको घर तक छोड़ने आया और घर के दरवाजे तक छोड़कर खुद चला गया। घर आकर मैंने संजय से कहा, मैं आगे कभी किसी के घर नहीं जाऊंगी। आपने देखा आपका बॉस मुझे किस तरह घूर रहा था। लेकिन संजय ने कहा, शेखर ऐसा आदमी नहीं है, बहुत अच्छा है। दफ्तर में मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसका मातहत हूं, और तुमको बेवजह ही ऐसा लग रहा है। इसके बाद संजय ने तीनों पैकेट खुद ही खोल दिए। 2 पैकेट्स में हम दोनों के लिए नए सूट थे, जबकि एक में मेरे लिए गहने थे। वह काफी महंगे मालूम होते थे। संजय ने कपड़ों और गहनों की तारीफ करना शुरू कर दी और मुझसे कहा कि किसी दिन शेखर साहब को अपने घर खाने पर आमंत्रित करो। मैंने कहा, जिस दिन मर्जी कर लें, मगर मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। संजय ने जवाब दिया, ठीक है, न आना तुम्हारी मर्जी, अगले रविवार को कैसा रहेगा? मैंने कहा, ठीक है। संजय शुक्रवार के दिन गोश्त और कुछ फल वगैरह घर ले आए
और कहा कि परसों शेखर साहब आ रहे हैं और तुम अच्छा सा खाना पकाना। रविवार के दिन सुबह ही मैंने भुना गोश्त, रोस्ट और शोरबा जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाना शुरू कर दिए। 12 बजे के करीब शेखर हमारे घर आ गए। मैंने पारंपरिक चाय उनके लिए तैयार करके अपने बड़े बेटे के हाथ बैठक में भिजवा दी। उसे पीने के बाद खाना भी भिजवा दिया। शेखर साहब 3 बजे के करीब घर से चले गए। इसके बाद संजय अंदर आए और कहने लगे, तुम बैठक में क्यों नहीं आई? मैंने कहा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। वह कहने लगे, शेखर साहब ने बार बार पूछा कि भाभी क्यों नहीं आई और काफी नाराज भी हो रहे थे। मैं खामोश रही। इसके बाद रोज ही संजय घर आकर शेखर साहब की तारीफ करते रहते और दिन गुजरते गए। लगभग 1 महीने बाद संजय ने मुझे कहा कि आज शेखर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि वे उनके लिए पारंपरिक खाना बनवाना चाहते हैं। मैं तुमको अगले हफ्ते उनके घर लेकर चलूंगा। मैंने इनकार किया तो कहने लगे, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। शेखर साहब के साथ मेरा रिश्ता भाइयों जैसा हो चुका है और तुम भी उनको अजनबी न समझा करो। खैर, मैं शनिवार के दिन सुबह संजय के साथ शेखर के घर चली गई। शेखर घर में ही मौजूद थे। उन्होंने मुझे रसोई में सामान देकर खुद दोनों गाड़ी पर बैठकर दफ्तर चले गए। दोपहर के समय संजय का फोन आया। उन्होंने मेरा हालचाल पूछा और मुझे पारंपरिक व्यंजन अच्छी तरह से तैयार करने की हिदायत देने लगे। 1:30 बजे के करीब दरवाजे पर घंटी बजी। नौकर ने दरवाजा खोला और शेखर अंदर आ गए। वह सीधे रसोई में ही आ गए और मुझे संबोधित करते हुए कहने लगे कि भाभी, जैसा खाना अपने घर में खिलाया था वैसा ही होना चाहिए। मैं उनके पीछे देखने लगी कि संजय भी उनके साथ ही होंगे, पर वह अकेले थे। मैंने उनसे संजय के बारे में पूछा तो कहने लगे कि मैं तो किसी दफ्तरी काम के सिलसिले में यहाँ आया था, सोचा घर का चक्कर लगा लूं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। संजय अभी दफ्तर में है, मुझे भी जाना है, शाम को साथ ही आ जाएंगे। वह आगे बोले, और हाँ भाभी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अगर कोई डिश तैयार हो गई हो तो मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। यह कहकर शेखर ने नौकर को बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और खुद रसोई के दरवाजे पर ही खड़े हो गए। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वह लगातार मुझे घूर रहे थे, जिसकी वजह से मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने एक प्लेट में रोस्ट का एक टुकड़ा रखकर उनको दिया तो वह वहीं पर खड़े होकर खाने लगे। वाह भाभी वाह, आपने तो कमाल कर दिया, कितना स्वादिष्ट खाना है। कमाल है भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। आप जितनी खुद खूबसूरत हैं उतने अच्छे व्यंजन भी तैयार करती हैं। मैं पहली बार किसी पुरुष से अपनी तारीफ सुन रही थी और मुझे अजीब लग रहा था। इससे पहले संजय ने कभी मेरी तारीफ नहीं की थी। शेखर ने फिर मुझे संबोधित करते हुए कहा, भाभी, आपको मेरी तरफ से दिया हुआ सूट और गहने कैसे लगे? मेरे ख्याल से वह आप पर बहुत फबेंगे। वैसे आप गहनों के बिना भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन वह गहने आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा देंगे। मैं लगातार खामोश थी और अपनी तारीफ सुनकर मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। कोई अजनबी पहली बार इस तरह मेरे साथ बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद शेखर चले गए और शाम को संजय के साथ घर आ गए। शेखर का नौकर हम दोनों को घर छोड़कर वापस आ गया। घर जाकर मैंने सोचा कि संजय को सब कुछ बता दूं, पर मालूम नहीं क्यों खामोश रही। अगले दिन शेखर का फोन आया और कुछ बातें करने के बाद संजय ने फोन मुझे दे दिया। दूसरी तरफ शेखर था। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने तो कल ही कह दिया था कि आपके हाथ में जादू है। मेरे दोस्त यूके से आए हुए थे, बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। अब अक्सर शेखर का फोन आ जाता और संजय मुझे फोन थमा देते। मैं मजबूरी में थोड़ी बहुत बात करके फोन बंद कर देती। एक दिन रात को संजय और मैं बैठे हुए थे। संजय ने मुझे कहा कि आरती, शेखर साहब मेरी दिल्ली में ट्रांसफर करा सकते हैं। मैं खामोश रही। उन्होंने फिर मुझे संबोधित किया और बोला, तुम यह काम कर सकती हो? मैंने कहा, मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम कर सकती हो और वह तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। आप यह क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। संजय ने यह कहते हुए अपने मोबाइल से शेखर को फोन मिलाया और स्पीकर ऑन करके मुझे थमा दिया और कहने लगे कि इनसे अभी सिर्फ हालचाल ही पूछना। मैंने न चाहते हुए भी फोन कान को लगा लिया। तीसरी या चौथी घंटी पर शेखर ने फोन उठा लिया। मैं आरती बोल रही हूँ। जी, क्या हाल है भाभी? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे फोन कर लिया बस ऐसे ही? क्या संजय सो रहे हैं? नहीं, अच्छा, बाहर गए होंगे तो आपने सोचा कि मुझे फोन कर लें। मैं भी काफी दिन से चाह रहा था कि कभी अकेले में बात हो, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। आपकी तारीफ करने को दिल चाहता था
और संजय के सामने मैं करना नहीं चाहता था। मालूम नहीं क्या सोचेंगे। ये सब बातें संजय भी सुन रहा था। शेखर फिर बोला, संजय को तो आपकी कद्र ही नहीं होगी जितनी आप खूबसूरत हैं। और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना माने तो। क्या, पूछिए। संजय तो आपसे उम्र में बहुत बड़े लगते हैं और उनकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, पर आप तो अभी तक जवान हैं। क्या संजय आपको संतुष्ट कर देते हैं? मैं शेखर से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं कर रही थी। मैंने तुरंत फोन बंद कर दिया और सवालिया नजरों से संजय की तरफ देखने लगी, जो मुझसे नजरें चुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझसे बोले, तुम दोबारा शेखर साहब को फोन करो और उनके साथ ऐसी ही बातें करो जैसी वह कर रहे हैं। यह ऐसे ही काम करेगा। मुझे पहले ही पता था। नहीं, मैं नहीं कर सकती। नहीं, तुम करो। सिर्फ फोन ही तो करना है। नहीं संजय, मैं नहीं कर सकती। तुमको करना ही होगा। अब की बार संजय का लहजा सख्त और अंदाज हुक्मिया था। मैंने फोन दोबारा मिलाया और दूसरी तरफ से फोन उठाते ही कहा, कट गया था। मुझे मालूम था आप दोबारा करेंगी। जी, मैंने कुछ आपसे पूछा था। क्या? यही कि संजय आपकी जरूरत पूरी करते हैं? क्या? मैंने कहा, जी ऐसी बात नहीं है। तो उसने कहा, मुझे मालूम है। वह बोला, तुमसे क्या मोहब्बत करता होगा आरती। जिस दिन से तुमको देखा है दिल चाहता है तुमको जी भर के प्यार करूं। मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। जी, देखिए आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो कैसी बातें करूं? आप कोई और बात कर लीजिए। मेरे जहन में तो जो बात होगी मैं तो वही करूंगा। जी, मैंने तो इसलिए फोन किया था कि संजय की ट्रांसफर करा दें। जी, मुझे मालूम है, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा नहीं होने दे रहा। मैं तुमको खुद से दूर नहीं होने देना चाहता। जी, हमें बहुत परेशानी है। आपको मालूम नहीं है? मुझे मालूम है। मैं एक शर्त पर ऐसा कर सकता हूँ। क्या शर्त? तुमको मेरे घर आना होगा। जी, मैं कैसे आ सकती हूँ? अगर संजय को मालूम हो गया तो वह मुझे जान से मार डालेंगे। नहीं मारेगा। जैसे मुझे फोन कर रही हैं वैसे खुद आ जाना। उसे कैसे मालूम होगा? किसी दिन सुबह ही आ जाना। संजय ऑफिस गया होगा और उसके वापस घर आने से पहले मैं आपको वापस घर छोड़ दूंगा और आप बच्चों को कह देना कि आप बाजार गई थीं। मैं खामोश हो गई। ठीक है, सोचकर कल बता देना। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मैंने फोन संजय को पकड़ाया और खींच भरे लहजे में उससे कहा कि देख लिया, किस जहन का बंदा है। और आप कहते हैं कि ऐसा वैसा बंदा नहीं है और मेरा इसके साथ भाइयों जैसा रिश्ता है। संजय कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, तुम कल सुबह ही उसके घर चली जाना। क्या कहा? आप पागल तो नहीं हो गए? मैंने कभी भी इससे पहले संजय के साथ इस तरह बात नहीं की थी, मगर आज उनकी बात सुनकर न जाने कैसे मेरे मुंह से यह शब्द निकल आए। कुछ भी नहीं होगा, एक बार मेरी ट्रांसफर हो जाए, मुझसे ये सब नहीं होगा। प्लीज आरती, तुमको यह काम करना ही होगा, मेरे लिए, बच्चों के लिए। तुमको मालूम है यहाँ गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। मैं खामोश हो गई और सोचने लगी कि संजय को क्या हो गया है और वह मुझे किस काम के लिए कह रहे हैं। कुछ मिनट बाद संजय कहने लगे कि मैं शेखर को फोन मिला रहा हूँ, तुम उससे कहो कि मैं कल सुबह आपके घर आना चाहती हूँ। मैंने ना कहा, लेकिन संजय ने यह कहते हुए फोन मिलाकर मेरे हाथ में थमा दिया कि कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ से तुरंत ही फोन उठा लिया गया। जी, आरती, शेखर साहब, मैं कल सुबह आपके घर आना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं आपको सुबह 9:30 बजे उस वक्त आपके घर से ही ले लूंगा, जब संजय दफ्तर के लिए निकल जाएंगे और आपके बच्चे स्कूल जा चुके होंगे। ये कहते ही शेखर ने फोन बंद कर दिया। मैंने फोन संजय को दिया और उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी, लेकिन वह भी शर्मिंदा से थे। उन्होंने नजरें चुराते हुए कहा, आरती, मेरी खातिर एक बार, सिर्फ एक बार। मुझे मालूम है कि यह काम ठीक नहीं है। अगर किसी को इसकी भनक भी पड़ गई तो हम जी नहीं सकेंगे, पर सिर्फ एक बार। मैं खामोश रही और लेट गई। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं जाने किन सोचों में डूबी रही। सुबह 7 बजे मैं उठी तो साथ ही संजय भी उठ गए। एक बार फिर कहने लगे, प्लीज आरती, एक बार, किसी तरह ट्रांसफर दिल्ली होनी चाहिए, इसके लिए तुम कुर्बानी दो। मैं खामोश रही और बात पर पानी फेरकर चाय बनाने रसोई में चली गई। वापस आई तो संजय घर से जा चुके थे। मैंने बच्चों को नाश्ता दिया और उनको स्कूल भेजकर कपड़े पहनने लगी। ठीक 9:30 बजे वह मुझे लेने आ गया और मुझे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचकर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया। मैं सोफे पर बैठ गई तो वह मेरे सामने बैठ गया और बातें करने लगा।
तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे मुकाबले में संजय कुछ भी नहीं है। ये तो बंदर को लड्डू मिलने वाली बात है। मैं लगातार खामोश थी और मेरी खामोशी पर वह सामने से उठकर मेरे करीब आ बैठा और उसने मेरे गले में हाथ डाल दिया। इस स्पर्श ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं तुरंत उठकर एक तरफ हो गई और आंखें फाड़कर उसे देखा। यह क्या बदतमीजी है शेखर साहब? मेरी आवाज में वह गुस्सा था जो बरसों से अंदर दबा हुआ था। वह हंसकर बोला, क्या बदतमीजी? मोहब्बत करना बदतमीजी है। मोहब्बत? मैंने कहा, आप इसे मोहब्बत कहते हैं। यह तो हवस है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ। आपकी यह हिम्मत कैसे हुई? शेखर का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, यह सब संजय ने ही तो करवाया है। वह चाहता है कि उसकी ट्रांसफर हो जाए। उसने तुम्हें मेरे पास कुर्बानी के लिए भेजा है। यह सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। क्या मेरा पति इतना गिर सकता है? मैंने वहीं से सीधे संजय को फोन लगाया। संजय, मैं जानती हूं कि तुमने क्या किया है। तुम्हारी स्वार्थ की कोई हद नहीं है। मैं आज ही वापस आ रही हूं। यह कहकर मैंने फोन काट दिया। शेखर मुझे रोकने लगा। आरती, मेरी बात सुनो। पर मैं वहां से भागकर घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैं घर पहुंची तो बच्चे स्कूल जा चुके थे। मैंने अपना छोटा सा सामान पैक किया और बच्चों का इंतजार करने लगी। जब बच्चे स्कूल से वापस आए तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और स्टेशन की तरफ चल पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं संजय के साथ भी नहीं रही, क्योंकि वह मेरे बच्चों का पिता था, लेकिन मेरा पति नहीं था। मैंने अपने मन में एक फैसला कर लिया था कि मैं अब अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर जिंदगी गुजारूंगी। मुंबई में रहते हुए मैंने सिलाई कढ़ाई का काम सीखा था। मैंने दिल्ली में अपने घर के करीब ही एक छोटी सी दुकान खोली और अपना काम शुरू कर दिया। शुरू में मुश्किलें आईं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज मैं एक आजाद और मजबूत महिला हूँ। मैंने न सिर्फ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, बल्कि मैंने कई दूसरी महिलाओं को भी अपने काम से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाया। संजय ने कई बार मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, पर मैंने हर बार इनकार कर दिया। मैंने उसे माफ नहीं किया, न उसकी बेईमानी को और न ही उसके दिए हुए धोखे को। मेरी जिंदगी का प्रकाश अब मेरे प्रीत में नहीं, बल्कि मेरे अपने इरादे और मेरी हिम्मत में था। मैं अब सिर्फ आरती नहीं थी, बल्कि एक नई, स्वाभिमानी और अपने बच्चों की माँ थी, जो अपने दम पर जी रही थी।